लोग शुरू करने वाले हैं कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स, जिसमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का भाई पूरा पोर्शन रहेगा। आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, आरबीआई के बारे में कंप्लीट ए टू जेड। और जिसको सिर्फ क्वेश्चंस देखना है वो वीडियो में थोड़ा सा आगे जाकर के सिर्फ क्वेश्चन का डिस्कशन सुन सकता है, क्योंकि पहले 2-3 मिनट में हम लोग आरबीआई के बारे में ब्रीफली जान लेंगे कि आरबीआई है क्या, कब बना था, प्रिंटिंग कहाँ पर करता है, आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं, इन सब के बारे में 2 से 3 मिनट में हम लोग जान लेंगे। तो बिना वक्त गंवाए आप लोगों को हम लोग आरबीआई के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। और जिनको पीडीएफ चाहिए तो ये पूरी सीरीज खत्म होने के बाद फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, क्विज़ रोज वहां पर होंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं और आरबीआई के बारे में एक एक करके आपको सारी जानकारियां प्रोवाइड करते हैं। आरबीआई, देखिए आरबीआई एक एक्ट आया था पहले, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। वो कब आया था? वो आया था 1934 को। वो आया था 1934 को। लेकिन जो आरबीआई स्टेबल हुआ वो 1935 में हुआ। 1935 में स्टेबल हुआ। कौन सा दिन था? 1 अप्रैल का था। जैसे कि आपको पता है फाइनेंशियल ईयर भी इसी दिन शुरू होता है। तो 1935 को आरबीआई स्टेबल हुआ था। लेकिन आरबीआई एक्ट कब आया था? तो आरबीआई एक्ट 1934 था। कौन सा कमीशन था जिसकी रिकमेंडेशन पर आरबीआई स्टेबल हुआ? तो उसे हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि कौन से कमीशन की रिकमेंडेशन पर आरबीआई बना था। तो हिल्टन यंग या रॉयल कमीशन। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर जो है, इनिशियली इसका हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं था, लेकिन मुंबई में इसका हेडक्वार्टर 1937 में कब बना? 1937 में इसका हेडक्वार्टर कहां पर हो गया? मुंबई में। पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में हुआ करता था। जब 1935 में बना था उस समय इसका हेडक्वार्टर कहां पर था? उस समय इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में आपका था। और उसके बाद 1937 में कहां पर बन गया? 1937 में मुंबई में इसका हेडक्वार्टर बन गया। अब जब आरबीआई बना था तो इसका इनिशियल कैपिटल कितना था, यानी कि कितना इनिशियल कैपिटल था इसका? तो वो पूरे दो डेटास हैं, एक तो गवर्नमेंट का कितना लगा था उसमें और प्राइवेट सेक्टर का कितना लगा था। जब इनिशियल स्टेट में था तो प्राइवेट सेक्टर की फंडिंग ज्यादा थी। प्राइवेट सेक्टर की फंडिंग 4.78 सीआर ये प्राइवेट सेक्टर की थी, और गवर्नमेंट की जो थी वो आपका 22 लाख ये गवर्नमेंट सेक्टर की, ये गवर्नमेंट की फंडिंग थी। ओवरऑल अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखा जाए, इनिशियल कैपिटल देखा जाए आरबीआई का, तो वो 5 करोड़ रुपए इनिशियल कैपिटल था। इसके अलावा इसके, अब यहाँ पर आप लोगों को बता दें आरबीआई कौन से एक्ट से आया था। आरबीआई 1934 आरबीआई एक्ट से आया था। स्टेबल कब हुआ था? 1935 में। आरबीआई किस कमीशन की रिकमेंडेशन पर आया था? तो हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन भी उसे बोलते हैं। और आरबीआई की इनिशियल कैपिटल कितनी थी? तो 5 करोड़ रुपए इनिशियल कैपिटल थी आरबीआई की। इसके अलावा आरबीआई का जो पहला हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था 1935 में, और 1937 में मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आ गया। ये तो आरबीआई के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन रही। अब इसके हम लोग अगर सेंट्रल बोर्ड में देखेंगे कितने मेंबर्स रहते हैं, तो टोटल 21 मेंबर्स रहने चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग इसका फॉर्मेशन स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो सेंट्रल बोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो टोटल यहाँ पर 21 मेंबर रहने चाहिए, जिसमें एक तो फुल टाइम आपका गवर्नर रहेंगे। इस समय के गवर्नर संजय मल्होत्रा अभी प्रेजेंट टाइम पर हैं, आगे आगे कौन रहेगा ये नहीं पता। एक गवर्नर हो गया, और 4 से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं होने चाहिए, यानी मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर ये हो सकते हैं इस सेंट्रल बोर्ड में। ठीक, इसके अलावा ये कितने हो गए? 4 और 1 5, अब 16 जो बचे, इन 16 में 10 कौन अपॉइंट करता है? 10 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। 10 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी। 4 लोकल बोर्ड मेंबर्स रहेंगे। 4 कौन रहेंगे? लोकल बोर्ड मेंबर्स। यहाँ पर क्लियर लिख देता हूँ, लोकल बोर्ड मेंबर, इनकी संख्या कितनी रहेगी? 4 रहेगी। इसके अलावा अब बच गया आपका 2। तो अब ये 2 क्या रहते हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। ये भी 10 जो रहते हैं आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करती है, लेकिन ये एज एन ऑफिसर, एज ए कुछ भी वो अपॉइंट कर सकती है। लेकिन 2 जो लोग रहेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे वहां पर। तो टोटल कितने हो गए? 21। 21 में कैसा? एक आपका गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, तो ये टोटल 5 हो गए। तो अगर हम लोग 21 का बाइफर्केशन कर दें तो मेन जो आरबीआई का फॉर्मेशन है वो 21 लोगों से होकर के मिलके बनता है, जिसमें एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, इसके अलावा 10 लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेजेगी। बाकी बचे हुए 6 में से 4 जो रहेंगे वो लोकल बोर्ड मेंबर्स रहेंगे। और इसके अलावा 2 लोग जो रहेंगे
उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही लोग रहेंगे, कोई भी हो सकता है वो। तो टोटल कितने लोग रहेंगे आरबीआई के, मतलब उसमें मेंबर में? तो 21 लोग रहेंगे सेंट्रल बोर्ड में आरबीआई के, जिसमें से एक गवर्नर, 4 से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते, और उसके अलावा 10 लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंटेड, 4 लोग रहेंगे लोकल बोर्ड मेंबर्स से, और 2 लोग रहेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। सब्सिडरीज के बारे में क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। एक हम आप लोगों को बता दें कि आरबीआई प्रिंटिंग कैसे करती है। तो आरबीआई नोटों को भी मतलब छापती है, और इसके अलावा इसके कई जगह मिंटिंग प्रेसेस भी हैं। अब ये मिंटिंग प्रेसेस क्या है, जो हम कॉइन्स का बेसिकली होता है। तो मिंटिंग प्रेसेस को याद करने के लिए एक फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला अजीब हो सकता है, लेकिन यही है। इसका फॉर्मूला क्या है? महकना याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए? महकना। और इस महकना से ही मिंटिंग प्रेसेस कहाँ कहाँ है आरबीआई की, आप लोगों का सब क्लियर हो जाएगा। एम, माँ से मुंबई हो गया। क्या हो गया? माँ से मुंबई। और इसके बाद हा से आपका हैदराबाद। पूरा नहीं लिखेंगे, सीधा आधा आधा लिख देंगे। का से आपका हो गया कोलकाता। और ना से हो गया आपका नोएडा। ये हो गए मिंटिंग प्रेसेस किसके? आरबीआई के। अब इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेसेस भी हैं। प्रिंटिंग प्रेसेस को भी याद करने का सबसे आसान फॉर्मूला बता दूं। आप लोग प्रिंटिंग प्रेसेस को भी याद कर, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ऐसे याद रखिए, एम एस डी एन। एम एस डी एन, बस इतना याद रख लीजिए, एम एस डी एन। ये तो आप लोगों को याद ही होगा कि एम एस डी एन महेंद्र सिंह धोनी के नाम से आप लोग याद कर सकते हैं। यम क्या है? मैसूर। क्या है? मैसूर। यस क्या है? सालवेनी। क्या है? साल बेनी। डी क्या है? डी आपका देवास है। और आपका एन क्या है? एन है नासिक। अब इसमें एक बाइफर्गेशन है। ये जो मैसूर और सालबेनी है, ये गवर्नमेंट ओन्ड है। क्या है ये? गवर्नमेंट ओन्ड है, यानी कि इनको गवर्नमेंट मैनेज करती है। ओन्ड मतलब गवर्नमेंट मैनेज्ड है, इनको गवर्नमेंट का कंट्रोल है इनके ऊपर। नासिक और देवास जो है ये आरबीआई मैनेज्ड है, इनको आरबीआई मैनेज करती है। अब मिनिमम सिस्टम अगर आप लोगों के मन में आता होगा कि आरबीआई तो नोट प्रेस कर, मतलब प्रिंट कर दे, अगर महंगाई बढ़ रही है तो मतलब मार्केट में नोट उतार दे, तो वो अलग डिस्कशन है क्यों ऐसा नहीं होता है। वो हम लोग जब सीआरआर और एसएलआर के बारे में डिस्कशन करेंगे तो जब तब बात करेंगे। लेकिन आरबीआई को अगर सच में अगर कहीं का नोट प्रेस ही करना है कि हाँ नोट हमको अब प्रिंट ही करना है, तो उसके लिए आरबीआई के पास मिनिमम 200 करोड़ रुपए का कैपिटल होना चाहिए। कितना? 200 करोड़ रुपए का कैपिटल होना चाहिए। अब इसमें भी क्लियर है कि 115 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड होना चाहिए, 115 करोड़ गोल्ड में हो जाना चाहिए, और 85 करोड़ फॉरेक्स में होना चाहिए, यानी फॉरेक्स रिजर्व में इतने रुपए होने चाहिए आरबीआई के पास। अगर इतना आरबीआई के पास है तो आरबीआई नोटों को प्रिंट कर सकता है। ये रही आरबीआई के बारे में बेसिक जानकारियां। अब हम लोग क्वेश्चन पर जंप करते हैं और क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। उसी में हम लोग आरबीआई की सब्सिडरीज को भी डिस्कशन कर लेंगे। तो सीधे क्वेश्चन पर आप लोगों को लेकर के चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे और उसके बाद डिटेल डिस्कशन उसमें भी आप लोगों को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेसिकली आरबीआई का वही क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पढ़ा। ऑन हुज रिकमेंडेशन वाज द आरबीआई इस्टेब्लिश्ड? आरबीआई किसके रिकमेंडेशन पर इस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो हिल्टन यंग कमीशन, ऑल्सो नोन एज द रॉयल कमीशन, इनके रिकमेंडेशन पर आरबीआई आपका इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। अब ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिकमेंडेड इट्स सेटअप इन 1926। वहां पर इनका रिकमेंडेशन आया था कि इंडिया में एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो सारे बैंकों को कंट्रोल करे, या एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, ये इनका प्रस्ताव था। लेकिन 1934 में ये एक्ट बनता है और 1935 में फाइनली आरबीआई स्टेबल होता है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर द आरबीआई एक्ट पास्ड एंड व्हेन डिड द बैंक स्टार्ट ऑपरेशन? तो 1935 में स्टार्ट करता है ऑपरेशन, 1 अप्रैल को, आसानी से याद हो जाएगा। और 1934 में आपका आरबीआई एक्ट पास हुआ था। When was the आरबीआई नेशनलाइज्ड? आरबीआई बन गया। अब उस समय तो गवर्नमेंट थी नहीं देश में, उस समय तो अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। तो आरबीआई भी एक ऐसे, अभी आप लोगों ने इनिशियल कैपिटल में भी आपका देखा होगा कि मेजर पोर्शन 4.75 लाख का करोड़ का वो एक प्राइवेट सेक्टर का था। तो उसके बाद आरबीआई का भी नेशनलाइज किया गया कि इसको बैंकों को कंट्रोल करने के लिए इसका भी राष्ट्रीयकरण हुआ। वो कब हुआ? तो वो 1 जनवरी 1949 को हुआ। इसके अलावा
अंडर एक्ट कौन सा था वो? 1948 एक्ट, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई एक्ट 1948। कब हुआ नेशनलाइज? 1 जनवरी 1949 को। वेयर वाज द ओरिजिनल हेडक्वार्टर्स ऑफ द आरबीआई? का ओरिजिनल हेडक्वार्टर कहाँ था? कलकत्ता में था, अब मुंबई में हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द आरबीआई? आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। लेकिन फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? तो वो सीडी देशमुख थे। पहले गवर्नर आरबीआई के ओसबोर्न स्मिथ, और इंडियन गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख। आगे बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर के बारे में अभी हम लोगों ने बताया कि टोटल 21 लोग हो सकते हैं इसमें गवर्नर होता है, प्लस 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं, 10 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी, 4 लोकल बोर्ड मेंबर्स होते हैं, और आपका 2 लोग जो रहेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। और हेड कौन होता है? तो गवर्नर हेड होते हैं। गवर्नर का कार्यकाल 4 सालों का होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिप्टी गवर्नर? आपको बता दिया 4 होता है, और गवर्नर का मैक्सिमम कार्यकाल भी 4 ही साल का होता है। What is the Central Board of Directors? It is the main body responsible for the oversight of the RBI. It consists of official directors, governor, deputy governors, and non-official directors nominated by the government. तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं क्या? पहले तो उसमें आरबीआई का गवर्नर हो गया, डिप्टी गवर्नर हो गया, और जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड रहते हैं, जो ऑफिशियल नहीं है, बस उनको नॉमिनेट कर देती है गवर्नमेंट। हो सकता है कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, ऐसे लोगों को नॉमिनेट कर देती है। तो इन लोगों को जो मिला करके एक बोर्ड बनता है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने किया ही था। व्हाट इज द एमपीसी? एमपीसी इज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। डिटेल इस पर वीडियो आएगी, 10-12 मिनट की रहेगी। उसमें कंप्लीट हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके टूल्स, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई से, 3 नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। ये क्या करते हैं? रेपो रेट को ऊपर नीचे करके, रेपो रेट को ही ऊपर नीचे करते हैं तो सारे रेट्स भी उसी के हिसाब से फ्लक्चुएट होते हैं, और वो पूरा कंप्लीट एक डिस्कशन का टॉपिक है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। आरबीआई के सब्सिडरीज से क्वेश्चन हर हाल में आता है, इनके फुल फॉर्म से आता है, इनके ऑपरेशन से आता है। तो आरबीआई की पहली सब्सिडरी, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आपको गारंटी देती है कि आपके एक सिंगल अकाउंट में 5 लाख रुपए तक अगर है तो वो सेफ है। अगर बैंक डूब जाता है, कुछ भी खुदा ना खास्ता हो जाए, तो आपको उतना रुपए वापस मिलेगा ही मिलेगा। कितना? 5 लाख रुपए लिमिट है। अब ये बीआरबी एंड एमपीएल क्या है? ये भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान प्राइवेट लिमिटेड। ये यहाँ पर ना हिंदी की वजह से, हिंदी के शब्द का ही वो इंग्लिश है, तो इसीलिए अंडरलाइन यहाँ पर दिखा रहा है, अदरवाइज दैट इज द राइट वर्ड, अगर आप लोग गूगल भी करके देखेंगे तो। रिबिट क्या है? तो रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये भी न्यूली फॉर्म्ड है। इफ्टास क्या है? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, इफ्टास। फुल फॉर्म इसका बहुत पूछ रहा है, इफ्टास और रेबिट का। ये फुल फॉर्म मतलब प्यारा है उन लोगों का। आरबीआईएच क्या है? तो ये तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ये बता लेते हैं लोग, लेकिन ये रिबिट और इफ्टास यानी कि आरईबीआईटी, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये, और इफ्टास, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड होता है। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द डीआईसीजीसी? बताया है कि आपको कि ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है बैंक डिपॉजिट पर। एक बैंक डिपॉजिट कोई भी हो, करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, एफडी हो, आरडी हो, उन पे ये 5 लाख रुपए तक का आपको पर डिपॉजिट, पर बैंक में ये आपका इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अब ये हो सकता है कि आप लोगों ने 5 लाख रुपए की कहीं एफडी करा रखी हो, या 5 लाख रुपए आपके सेविंग अकाउंट में हो, और इंटरेस्ट हो गया आपका 1-1.5 लाख रुपए, कई सालों से निकाला नहीं, तो 6-7 लाख रुपए हो गया, और सडनली पता चलता है कि बैंक डूब जाता है, तो 5 लाख ही आपको वापस मिलेंगे, वो इंटरेस्ट आपको वापस नहीं मिलेगा इन केस ऑफ बैंकिंग फेलियर। आगे बढ़ते हैं। प्रिंटिंग प्रेसेस के बारे में हम लोगों ने आपको बता ही दिया, इसको भी हम लोगों ने याद ही करा दिया था, एमएसडीएन करके। एम फॉर मैसूरू, एन फॉर नासिक, डी फॉर देवास, और एस फॉर साल्वेनी। तो ये आप लोगों को बता ही दिया था। विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेज द गवर्नमेंट ओन्ड प्रिंटिंग प्रेसेस एंड मिंट्स? ये अभी आपने आप लोगों को मिंटिंग और प्रिंटिंग प्रेसेस के बारे में जब बताया था, तो वहां पर 2 थी, वो गवर्नमेंट ओन्ड थी, तो उनको कौन करता है मैनेज? तो उनको करता है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको एसपीएमसीआईएल बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। किसी के मन में कुछ गलत ख्याल आ रहा हो तो गलत ख्याल त्याग दीजिएगा, बहुत तगड़ी सिक्योरिटी रहती है यहाँ पर।
हु साइंस द इंडियन बैंक नोट, तो इंडियन बैंक नोट पर साइन कौन करता है, आरबीआई गवर्नर। 1 रुपए के नोट पर आरबीआई गवर्नर का साइन नहीं रहता है। हु इशूज द साइन दैट 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट पर आरबीआई गवर्नर का नहीं रहेगा तो कौन रहेगा, तो फाइनेंस सेक्रेटरी जो देश के हैं उनका साइन 1 रुपए के नोट पर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मिंटिंग प्रेसेस के बारे में। हम लोगों ने कॉइन्स की जो मिंटिंग करती हैं कहाँ पर है, गवर्नमेंट मिंट्स लोकेशन मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। आप लोगों को बता ही दिया था ये आपको महकना करके। हाउ डू यू आइडेंटिफाई वेयर अ कॉइन वाज मिंटेड, डायमंड। अब देखो बाय द मिंट मार्क बिलो द ईयर। अब डायमंड से आप लोग मुंबई याद कर सकते हैं, स्टार हैदराबाद, डॉट नोएडा, नो मार्क सी कोलकाता। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, मतलब आप लोगों के ने सिक्का अगर देखा हो तो उसमें सिंबल से आप लोग पहचान सकते हैं कि कहाँ पर उसकी मिंटिंग हुई है। अगर डायमंड टाइप का है तो मुंबई, स्टार है उसमें हैदराबाद, डॉट है उसमें नोएडा, कोई मार्क नहीं है या सी लिखा हुआ है तो कोलकाता। What is the maximum demonetization of the bank notes that RBI can issue? RBI 10,000 रुपए का नोट इशू कर सकता है एज पर आरबीआई एक्ट 1934। लेकिन इतना बड़ा नोट को अगर इशू करता है तो उससे जो टेरर फंडिंग होती है, गलत तरीके से कारोबार होता है, वो सब बहुत बढ़ सकता है। तो 10,000 रुपए तक का नोट अभी तक तो नहीं प्रिंट किया गया है। 2000 का किया भी गया था तो वो भी वापस ले लिया है आरबीआई ने। What is the maximum denomination of a coin that can be issued? 1,000 रुपए का कॉइन भी आरबीआई पास कर सकता है। 1,000 रुपए का मतलब अंडर द कॉइनिंग एक्ट 2011 कॉइन्स कैन बी इशूड अप टू द डिनोमिनेशन ऑफ 1,000 रुपए। 1,000 रुपए तक का भी आपका सिक्का हो सकता है। कल को कोई इतना मोटा सा सिक्का 1,000 रुपए का आ जाए तो चौंकिएगा मत। 1,000 रुपए तक का सिक्का और 10,000 रुपए तक की नोटों की प्रिंटिंग हो सकती है देश में। What is the clean note policy introduced by the RBI in 1999? It aims to withdraw soiled, mutilated notes from circulation and ensures the public receives good quality currency notes and coin। अगर आपके पास आरबीआई ने पॉलिसी बना करके रखी है, कोई भी तरीके का नोट फटा हो, पुराना हो, किसी तरीके का बस हो, बस नोट होना चाहिए, वो बैंक को आपको रिटर्न करेंगे। उसमें भी पॉलिसी है कि अगर आपका 50% से ऊपर नोट है तो फुल अमाउंट आपका रिफंड हो जाता है। जैसे जैसे घटता जाता है तो उसके हिसाब से एक अलग पॉलिसी है। लेकिन क्लीन नोट पॉलिसी ये कहती है कि हमारी करेंसी के जो नोट हैं वो अच्छी कंडीशन में मार्केट में फ्लक्चुएट हो। ऐसा ना हो कि फटे पुराने नोट हो और कोई फॉरेन टूरिस्ट आया कुछ आया तो गलत इंप्रेशन जाए। तो यही है क्लीन नोट पॉलिसी, जिसका एम है कि मार्केट से सॉइल्ड और म्यूलेटेड नोट्स को निकाल देना और पब्लिक डोमेन में अच्छे क्वालिटी के नोट्स और कॉइन्स को सर्कुलेट कराना। ये कंप्लीट रहा आरबीआई का बेसिक। अब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बची है, उसमें कंप्लीट डिस्कशन करेंगे रेपो रेट, आपका एसएलआर, एमएसआर, एमएसएफ, जितने भी रेट्स होते हैं सब डिस्कशन करेंगे, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, उनका रोल क्या रहता है। ये लॉन्ग सीरीज होने वाली है कंप्लीट। और इसमें पता नहीं कितने वीडियोस आएंगे। पहले हम लोग आरबीआई डिस्कस करेंगे, फिर एनबीएफसी के बारे में, बस जितना भी बैंकिंग स्टैटिक अवेयरनेस हो सकता है सब डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए आप लोग जुड़े रहिएगा। पीडीएफ आपको मिलेगी जब पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तभी। तब तक के लिए बाय बाय।